वेलकम टू माय चैनल टाइम स्टडी पॉइंट। टाइम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी से रिलेटेड हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। प्रकाश, चुंबक, ध्वनि, विद्युत, पदार्थों के भौतिक गुण, बल एवं बल के प्रकार, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा, शक्ति तथा मापन। ये टोटल आपके 9 चैप्टर हैं जो क्लास 9th और 10th के पूरे साइंस को कवर करता है। और आपको पता ही होगा कि फिजिक्स चैप्टर से टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एंट्रेंस पेपर में। यानी देखा जाए तो टोटल 160 मार्क्स 160 नंबर के केवल फिजिक्स से आने वाले हैं। तो इसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम हर एक चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम देखने वाले हैं कौन सा चैप्टर लाइट, ठीक है, प्रकाश चैप्टर देखने वाले हैं। प्रकाश चैप्टर आपके क्लास 10th में आया था। तो आइए हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको देखते हैं। तो आपके पहले जो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, प्रकाश के बारे में वैज्ञानिकों का कथन। तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, बनने के लिए 4 क्वेश्चन है। कणिका सिद्धांत, तरंग सिद्धांत, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव, फोटोन की जानकारी। आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि फोटोन की जानकारी किसने दी थी। आपके ऑप्शन में हो जाएंगे 4, न्यूटन, हाइगन्स, मैक्सवेल, आइंस्टाइन। अगर आपको पता है कि हाँ फोटोन की जानकारी आइंस्टाइन ने दी थी तो आप पेपर में क्वेश्चन का आंसर सही करके आओगे। यदि पता नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे और यहाँ पर आपके 5 मार्क्स क्या होंगे, कट जाएंगे। 5 मार्क कटने का मतलब आपका रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चला आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन एक भी पेपर में गलत करके नहीं आने हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, खासकर कंपटीशन पेपर में। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस टॉपिक के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि न्यूटन, इधर 4 वैज्ञानिकों के नाम दिख रहे होंगे। क्या क्या, एक तो आपको दिख रहा होगा न्यूटन, दूसरा हाइगन्स, मैक्सवेल और आइंस्टाइन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। न्यूटन ने दिया था कणिका सिद्धांत। क्या दिया था, कणिका सिद्धांत, ठीक है। ऐसे ही हाइगन्स का देखो क्या दिया था, तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल, विद्युत प्रकाशीय प्रभाव। आइंस्टाइन, फोटोन की जानकारी। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं आगे। तो अगला टॉपिक अपना क्या है, अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण, यानी कि नेचर ऑफ लाइट। आप ये कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण आपने 10वीं में पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी चीज़ें, दर्पण, लेंस, सूक्ष्मदर्शी, परिदर्शी, कैमरा, आँख, ये सारी चीज़ें आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको आता भी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने सारे डाउट को क्लियर करें, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है वो कहीं नोट कर लें, या वीडियो बार बार देखें, या फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ें। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है आपको इसमें स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आते भी हों, बट दोस्तों ध्यान रखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर पेपर में जो है वही क्वेश्चन खाली नहीं आते जो आप जानते हो। थोड़ा सा लेवल भी पेपर का ऐसा ही होता है, हालांकि है तो ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा वास्ट लेवल नहीं आता है इसमें, इजी लेवल ही आता है। लेकिन इजी लेवल का ही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। 10वीं क्लास में आपने देख रखा है, इसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। वो दोनों नियम यहाँ पर दिखा रखे हैं दोस्तों। कैसे पता चलता है दोनों नियम, देखो। एक तो ये कि ये जो आपतित किरण है, मतलब जो आने वाली किरण है, और इस फर्श पर टकरा करके वापस होने वाली किरण है 2, और जो दोनों किरण जहाँ पर टकरा रही हैं इन पर यहाँ पर डाला गया ये अभिलंब, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, एक ही तल में है। तीनों के तीनों देखो आप यहाँ पर एक ही तल में। तो एक तो नियम ये बन जाता है कि तीनों, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और
आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यानी कि ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये तो एक आपका डाउट क्लियर हुआ। हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। दूसरा इसमें क्या बन सकता है, दूसरा बनता है इसमें नियम कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपतन कोण और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण को डिनोट कर रखा है कोण आई से और परावर्तन कोण को कोण आर से। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ये आपका आपतन कोण है और ये आपका परावर्तन कोण है। क्वेश्चन आपके यहाँ से ये भी बन सकते हैं कि जो आपतन कोण है वो किसके किसके बीच में बनता है, ठीक है। तो आपतन कोण आप देख रहे हो कि आपतित किरण किसके, आपतित किरण और यहाँ पर अविलंब जो डाला गया है इनके बीच में बनता है। ऐसे ही परावर्तन कोण कहाँ पर बन रहा है, तो परावर्तित किरण और यहाँ पर डाला गया अविलंब, तो इन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, चिकनी सतह है, ये अब देखो बिल्कुल पॉलिश सतह है, इधर से पॉलिश है, प्रकाश की किरण आई यहाँ पर टकराई, टकरा करके और यहाँ से क्या हो गई, वापस हो गई, ठीक है। क्या हो गई, वापस हो गई। देखो आप यहाँ पर वापस हो गई। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक अविलंब डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एक ही तल में और कोण आई बराबर कोण आर। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तब आपके इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या 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 है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है कि प्रकाश का अधिकतम परावर्तन, दोस्तों क्या अधिकतम परावर्तन कौन सी सतह से होता है। तो अगर कोई चिकनी सतह है, बिल्कुल आप सोच के देखना थोड़ा सा, 90 डिग्री पे इसको रिफ्लेक्ट करना है, तो अधिकतम परावर्तन जो होगा वो क्या होगा, चिकनी सतह से होगा। और यहीं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूनतम परावर्तन, जैसे कि आप देख रहे होंगे निचले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूनतम परावर्तन कौन सी सतह से होता है। देखो यहाँ पर तो न्यूनतम परावर्तन जो है आपके उभरी हुई सतह से होगी। अगर सपोज ऐसे वैसे सतह है आपके बिल्कुल टेढ़े मेढ़े, ठीक है, तो अब प्रकाश की परावर्तन होगी, लेकिन वो आपके 90 डिग्री बनेंगे, बट एग्जैक्ट नहीं बनेंगे जैसे कि आपके चिकनी सतह से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रकाश का अधिकतम परावर्तन होगा वो चिकनी सतह से होगा और जो न्यूनतम परावर्तन होगा वो उभरी हुई सतह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन सही से याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको दिखने में भले ही क्वेश्चन काफ़ी छोटा लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप करो, एक बार कम से कम देख लो वीडियो, सो डैट आप पेपर में कोई ऐसी मिस्टेक या फिर गलती ना करो, आपके डाउट क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के लिए न्यूनतम कितने माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आपको पता है तो आप पेपर में बिल्कुल सही करोगे, नहीं तो आप वहाँ पे सोचने बैठ जाओगे, यार 1 से होता है, यार 2 से होता है, यार 3, यार पता नहीं कितने माध्यम चाहिए कम से कम। तो देखो आपने देखा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए ऐसा कहीं भी नहीं कहा जाता कि हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो ऐसा होगा या कांच से इसमें। यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पर केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता है। क्या हवा में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, बिल्कुल होता है, धुलकण होते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर देखना प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या कितने माध्यम की आवश्यकता है, तो आप ध्यान से इसको याद कर लो कि प्रकाश के परावर्तन के लिए केवल एक माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या प्रकाश का परावर्तन सतह पर निर्भर करता है। नहीं, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या आपने देखा कि चिकनी सतह रहेगी तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा और उभरी हुई सतह रहेगी तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हमने देखा। तो आप देखो ये सतह पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए तो सिर्फ एक ही सरफेस काफ़ी, एक ही माध्यम काफ़ी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का सीधी रेखा में प्रतीत होना प्रकाश की कौन सी घटना का कारण है। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश सीधी रेखा में कब दिखाई देता है, अभी आपने देखा कि किरणें आई प्रकाश की और यहाँ से लौट के जो जाती हैं बिल्कुल यहाँ से कैसे जाती हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। आपने देखा होगा बिल्कुल सीधी रेखा में परावर्तित होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर सीधी रेखा में प्रतीत होना ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लेकर के याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस को समझा देता हूँ, वीडियो देखिए समझ में आएगा और बाकी आप पीडीएफ लेकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के लिए कुल कितने नियम होते हैं। अभी मैंने बताया था कुल 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा बताया था एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। जी बिल्कुल, आपको पहले ही मैंने डिस्कस किया था जब मैं प्रकाश का परावर्तन समझा रहा था। क्या किया था कि दोनों में क्या संबंध है, आपतन कोण और परावर्तन कोण में तो दोनों ही बराबर होते हैं। बिल्कुल इजी सवाल था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा ये जो है, पहले आप देख लिया आपने कि प्रकाश का परावर्तन वगैरह, ठीक है। अब हम चलते हैं तरंग की तरफ। ठीक है, प्रकाश में अगला टॉपिक हमारा क्या है, तरंग। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से, सो इसे आप ध्यान से देखिए। तरंग, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तरंग क्या होता है, वेव किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेव। तो दोस्तों एनी डिस्टर्बेंस, क्या, एनी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। ठीक है, किसी भी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, तरंग कहते हैं। आपने मोबाइल का वाइब्रेशंस देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, तरंग होता है, यानी कि एनी डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेव। हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसका मैं लाइव क्लास लूँगा। हालांकि अपने पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम इस तरीके से पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा कवर भी हो जाए और पेपर में नंबर भी आ जाए। हालांकि समझने के लिए हम बाद में भी समझ सकते हैं पूरी डिटेल में, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर जो तरंगे हैं, एक टाइप के जो तरंगे हैं वो हमने एक तरफ दे रखा है और दूसरे टाइप के तरंगे एक तरफ दे रखा है। तो ये सारे एक दूसरे को रिलेट करते हैं और ये सभी एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो इसको इस तरीके से मैंने बिल्कुल अलग अलग लिखा है ताकि आपको याद करने में, कैटेगरी डिफाइन करने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद करना। इसमें अब कैसे याद करना है आपको ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ध्वनि तरंग किस तरंग का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन में रहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको अगर याद होगा, आप देख रहे हो कि ध्वनि तरंग किस कैटेगरी में आ रहा है, अनुप्रस्थ वाली तो कैटेगरी में आ नहीं रहा है, ये आ रहा है अनुदैर्ध्य वाली कैटेगरी में। देख रहे हो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग, तो ध्वनि तरंग कौन सा तरंग हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, कोई नहीं, आप इतना तो समझ ही जाओगे, अनुदैर्ध्य तरंग। इसी तरीके से आपको जल तरंग पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, यानी कि यांत्रिक तरंग में आते हैं ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं माध्यम की आवश्यकता। तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, यानी कि ध्वनि तरंग के लिए आपको माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना माध्यम के आप ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने 10वीं क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि यदि हम चांद पे जाते हैं तो वहाँ हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई माध्यम ही नहीं होता। तो इसलिए ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो माध्यम की आवश्यकता हो या ना हो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, आपको माध्यम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिकतम चाल, यहाँ पर जो तरंगे हैं इनमें ध्वनि की अधिकतम चाल किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, किस में होती है। तो यहाँ पर जो आपके अधिकतम चाल होने वाले हैं वो ठोस में होने वाले हैं। इन तरंगों में से कोई सा भी दे दे और पूछ ले कि अधिकतम चाल किस में होती है, तो ठोस में। और यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, इन सभी में सबसे अधिक चाल किस में होती है, निर्वात में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं, निर्वात में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम। तो जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या, चाल, अभी हमने बात किया था किस चीज़ का, चाल का, कि अधिकतम चाल, न्यूनतम चाल। तो चलिए अब हम चाल के बारे में ही जान लेते हैं। यहाँ पर हमें किसकी चाल जानने की आवश्यकता है, तो हमें जानना है अभी प्रकाश। प्रकाश की चाल हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में। ठीक है, माध्यमों के अनुसार प्रकाश की चाल क्या क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मैंने
यहाँ पर 4 5 या 6 माध्यम दिखा रखे हैं। देखो आपको निर्वात है, पानी है, कांच है, तारपीन का तेल है, रॉक साल्ट है और नायलॉन है। ये 6 माध्यम है, ठीक है। इन 6 माध्यम में आपको प्रकाश की चाल याद करनी है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो सिर्फ ये तीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिनको याद करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये 3 भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में गारंटी नहीं है कि यही 3 आएंगे। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर लेवल थोड़ा सा अच्छा करना हो तो। हालांकि ये आप 3 याद करते हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि 10th क्लास में आपको ये 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है। तो दोस्तों इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, याद करने का ट्रिक बताता हूँ कैसे आप याद करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो क्या कॉमन है, 10⁸, ठीक है। 10 के पावर 8 क्या है, तीनों में कॉमन है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, या फिर यहाँ पर देख लो, मतलब तीनों में क्या है, 10 के पावर 8 क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, याद कैसे करने हैं, तो देखो निर्वात में और कांच में नो डिफरेंस, बस यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है, यानी 3.00 और 2.00, और ये 10 के पावर 8 तो तीनों में क्या है, कॉमन ही है, ठीक है। तो आपको क्या याद करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 और कांच में 2 × 10 के पावर 8। ऐसे ही आप देखोगे पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.28 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पानी में जो प्रकाश का चाल है वो कितना है, 2.28 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट ये जो 3 दिख रहे हैं इनको भी आप याद कर लो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है एक तरीके से। क्या है, हो सकता है पेपर में आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये 3 ही पूछे जाएंगे, हो सकता है इनमें से भी पूछा जा सके, क्योंकि आप NCERT उठाओगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो पेपर जो होता है CET दिल्ली का वो आपका NCERT बेस्ड ही होता है, सो आप ये भी स्किप नहीं कर सकते। ये भी ईजी है दोस्तों। देखो यहाँ पर रॉक साल्ट और नायलॉन दिख रहा होगा, इन दोनों में देखो कितना ज़्यादा कॉमन है। आपके जो वैल्यूज हैं 1.96 और 1.96, ठीक है। 1.96 और 1.96 दोनों में ही है, देख लो, ठीक है, दोनों में है। ऐसे आपको यहाँ पर 10 के पावर 8 तो है, लेकिन नीचे 10 के पावर 8 6 है, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 8 6। तो ये तो मुझे लगता है आपको याद हो गया। रॉक साल्ट में कितना होता है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप देखोगे नायलॉन में क्या होता है, 1.96 × 10⁸, बस। अब तारपीन का तेल, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तारपीन का तेल, तो इसको आप याद कर लो, रट लो, 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, कई बार क्या होता है हम मिस्टेक कर जाते हैं पेपरों में, याद करके तो सही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। देखना कैसे, यहाँ पर क्या है आपको मीटर पर सेकंड में सभी दे रखा है, मीटर पर सेकंड। वहाँ पर क्या है आपको यूनिट बदल के भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखो कि यूनिट बदल के भी पूछा जाए तो हमें आंसर करने आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर क्या है आपको ये किलोमीटर पर सेकेंड में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 10 के पावर 3, ठीक है, 10 के पावर 3 मीटर होता है, यानी 1 किलो मतलब क्या, 1000, ठीक है, यानी कि 10 के पावर 3। तो इस चीज़ को आप माइंड में करके आराम से इसका आंसर कर सकते हो। करना क्या होगा, अगर किलोमीटर में भी आ गया तो 10 के पावर 3 यहाँ से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, 10 के पावर 3 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है दोस्तों, कौन सी तरंग कैसे चलती है, समांतर कौन चलती है और ऊपर नीचे कौन चलती है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि समांतर जो तरंगें चलती हैं वो तरंगें हैं आपके, जैसे समांतर तरंगें चलती हैं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, तो ये तरंगें जो होती हैं ये कहलाती हैं आपके अनुदैर्ध्य तरंग, देखते हो आप।
और अगर तरंगे ऊपर नीचे करके चलती हैं बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, तो वो तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है दो सरिंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा सरिंग और गर्त, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ सरिंग और गर्त होते क्या हैं। तो वेव आपके इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एक्सिस के ऊपर जो भी एम्पलीट्यूड है और इस एक्सिस के नीचे भी कुछ एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ऊपर वाले को कहते हैं हम सरिंग और नीचे वाले को क्या कहते हैं, गर्त। तो याद रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, सरिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, गर्त, ठीक है, गर्त। अब बात आती है कि इन दो सरिंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। देखते हो, ये सरिंग और ये सरिंग, तो इनके बीच की दूरी को जो हम कहते हैं वो कहते हैं तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इनको भी हम कहते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। इरेज करें इसको। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तरंगदैर्घ्य। जैसा कि अभी हमने बात कर लिया तरंगदैर्घ्य का, तो तरंगदैर्घ्य से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट ही नहीं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है VVI, जिसे आप कह सकते हैं, ये VVI है। यहाँ पर अभी जो मैं बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना क्या है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 110% आपके पेपर में बनना ही है, ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य हम देख लेते हैं, यानी कि वेवलेंथ, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आपके वेवलेंथ से क्वेश्चन बनने वाले हैं कि कौन से रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और कौन से रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने एक तरीका बना रखा है कलर लिख करके, यहाँ पर क्या, वीव ग्योर, और इस वीव ग्योर का मतलब मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है कि V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, V फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज। अच्छा, यहाँ पर R फॉर रेड, और रेड मतलब होता है लाल। ये क्या कर दिया, रेड मतलब होता है लाल, ठीक है। ये तो आपको सिंपल सा मिस्टेक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन से रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और कौन से रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको वीव ग्योर, तो अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इधर यहाँ पर कलर में देखें तो आप कैसे बढ़ेंगे, इधर की तरफ, ठीक है। ये लाल है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप ये पूरा ना याद करके आप सिंपल सी ये याद कर लो तरीका, एक ट्रिक कह सकते हो इसे, कि वीव ग्योर, ठीक है, वीव ग्योर, ठीक है। तो वीव ग्योर से क्या होगा, आपको अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि हरे और पीले और नीला, हरा, पीला और नीला रंग में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, हरा, पीला और नीला, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो अगर आपको याद रहेगा वीव ग्योर, तो आप G फॉर ग्रीन, हरा पूछा है, पीला पूछा है, ऑरेंज, ठीक है, और नीला पूछा है यानी कि ब्लू, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि वीव ग्योर में B सबसे पहले आता है, वीव ग्योर में B आ रहा है, मतलब B पूछा क्या है, ब्लू, ग्रीन और येलो, तो ब्लू पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, जो बाद में आ रहा है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रखा है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लो, वीव ग्योर यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम बैंगनी का, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अभी एक्चुअली हम शॉर्ट में ही देखेंगे, याद करना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे याद करते हो। हालांकि मैंने इसको समझाने की कोशिश किया है ताकि आप याद कर पाओ जल्दी से। वीडियो अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हो तो बहुत जल्दी आप याद भी कर जाओगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, लाल रंग, अभी आपने देखा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, बैंगनी रंग, अभी आपने देखा।
अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आवृत्ति की। ये भी आपने 10वीं क्लास में पढ़ी हुई है। क्या आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हमारे देश की फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम देखने से पहले हम ये देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी होता है। तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी F बराबर 1/T यानी कि टाइम का इन्वर्स होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है। तो 1 हर्ट्ज का मतलब ये है, जैसे आपने यहाँ पे 1/T लिखा हुआ है, ये होता है आपके नंबर ऑफ़ साइकिल। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, मैं आपको इसको सही से लिख के दिखाता हूँ। 1 हर्ट्ज पूछा जाए, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होता है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट यानी आवृत्ति का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज को अगर आप लिखना चाहें तो 1/T लिखेंगे, ठीक है। अब T का, अब यहाँ पर 1 हर्ट्ज पूछा गया, 1 हर्ट्ज बराबर किसके होगा? यदि ये T बराबर 1 हो जाए तो 1 हर्ट्ज हो जाएगा, ये 1 हर्ट्ज के बराबर आएगा, क्योंकि 1 से 1 कटेगा ना, तो 1 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा? यहाँ पर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इस 1 का मतलब क्या है। तो ये होता है दोस्तों आपके नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल अगर 1 हो, मतलब कि अगर कोई वेव 1 साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकेंड का समय लगाए, ठीक है, 1 साइकिल कंप्लीट करने में 1 सेकेंड का समय लगाएगी तो क्या होगा? 1 हर्ट्ज होगा, ठीक है। वीडियो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें एक चीज़ है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद कर लो कि हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की होती है और सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है? तो अभी अभी आपने देखा था, क्या? आवृत्ति, ठीक है। मैंने कहाँ दिखाया था आपको आवृत्ति? अभी दिखाया था यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से एक चीज़ आप और याद कर सकते हो, क्या? कि अगर आप इधर की तरफ जाते हो, ठीक है, अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तरंग दैर्ध्य। और अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो आवृत्ति क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लो आप, तरंग दैर्ध्य को डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तरंग दैर्ध्य किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, मतलब लैम्डा से सूचित करते हैं हम तरंग दैर्ध्य को, और आवृत्ति को हम F से, ठीक है। तो आप देख लो, फ्रीक्वेंसी आप इधर की तरफ जाते हो तो घटता है और तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इधर की तरफ जाने पर बढ़ता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी का मामला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी। तो जैसे कि BIB ग्योर, ठीक है। तो अगर तरंग दैर्ध्य की बात होती तो इधर की तरफ जाने पर बढ़ता है, और आवृत्ति की बात होगी तो इधर की तरफ जाने पर घटता है, ठीक है। तो इधर की तरफ जाने पर आवृत्ति घटता है, यानी सबसे अधिक इधर होगा, और सबसे अधिक इधर होगा तो इधर कौन सा रंग है? बैगनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। ऐसे ही आप देखो, अगर पूछता है सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, तो इधर की तरफ जाने पर घट रहा है ना, तो सबसे कम आवृत्ति यहाँ पर किसकी हो जाएगी? लाल रंग की। देखिए यहाँ पे लाल रंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और याद कर लो, क्या? कि अपवर्तनांक, ठीक है। ये हम अपवर्तन चैप्टर में देखेंगे। जब हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। फिलहाल आप ये याद कर लो कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो वो होता है बैगनी रंग का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम देखते हैं फिलहाल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दर्पण, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए, और आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, एनी इन्फॉर्मेशन, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, बेशक आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? दर्पण, ठीक है। तो एक बार आप दर्पण पढ़ के आइएगा। अगली क्लास में हम दर्पण से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और जो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि रट लो अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने NCERT से तैयार किए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत लगा इसको तैयार करने में, इसलिए इसको सीरियसली ले लो, काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर लो, याद कर लो।